हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपसे ही संबंधित है, आप और हम सभी से संबंधित है। जनगणना को लेकर बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्टों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि 2027 में हमारी जनगणना होनी है, उसके अनाउंसमेंट हुए हैं। अभी जाति आधारित जनगणना को लेकर जो विपक्ष के सवाल थे, उन सवालों के जवाब संसद में पेश किए गए हैं। उसी के आधार पर इस लेक्चर को बनाया गया है। चलिए समझना शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन क्लासेस के PDF वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यहाँ आ जाइए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, डेमोग्राफी, है ना। एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी जो शब्द है आप इसको हिंदी में जननांगिकी कहते हैं, बेसिकली जननांगिकी। अब जो डेमोग्राफी शब्द क्या होता है, आप इसको समझें। आप ऐसे समझिए कि डेमोग्राफी एक ब्रांच है ना। आप ऐसे समझें, डेमोग्राफी एक ब्रांच है जहां हम लोग ह्यूमन की स्टडी करते हैं। एक शाखा है, एक शाखा जहां पर हम मानव का अध्ययन करते हैं। मानव का अध्ययन मतलब इंसान को नहीं, उससे संबंधित जो डेटा होता है उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, या ह्यूमन स्टेटस का जो स्टडी की जाती है, आप उसको डेमोग्राफी कहते हैं। बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। पहला यहाँ पर क्या है बेटा, डेमोस। दूसरा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्राफिस। डेमोस का मतलब कौन है, लोग, और ग्राफिस का मतलब क्या है, अध्ययन, स्टडी। तो एक ऐसा विषय जहां ह्यूमन स्टैटिक्स का अध्ययन किया जाता है, आप उसको डेमोग्राफी कहते हैं, जननांगिकी कहते हैं। मानवों से संबंधित जो भी विभिन्न आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को एनालाइज करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, डेमोग्राफी के अंतर्गत की जाती है। अब इनके लिए हमको चाहिए आंकड़े। ये जो आंकड़े होते हैं, जिसको हम लोग स्टेट्स बोल रहे हैं, ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, ये स्टेट्स कहाँ से आते हैं? ये स्टेट्स हमको मिलते हैं सेंसस से, है ना। किससे मिलते हैं? सेंसस से। और सेंसस को हिंदी में एक शब्द यूज किया जाता है, जनगणना का सीधा सा मतलब क्या है, जन प्लस गणना। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सेंसस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन प्लस गणना। जन का मतलब कौन होता है, लोग, पीपल, और गणना का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। तो लोगों की काउंटिंग करना। अब क्या यहाँ पर सिर्फ लोगों की काउंटिंग की जाती है क्या? नहीं, लोग और इनसे संबंधित सभी प्रकार की जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके आधार पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। मतलब मानव से संबंधित जितनी भी जानकारियां, सब कुछ हम लोग इकट्ठी करते हैं, आप उसको जनगणना कहते हैं। जैसे 2011 की जनगणना की मैं आपसे बात करूं, तो इसके अंतर्गत हमने 29 ऐसे प्रश्न थे जिनको शामिल किया गया था। या आप समझ सकते हैं कि 29 जानकारियां इकट्ठी की गई थी व्यक्ति से संबंधित। मे बी अभी जो सेंसस होने वाली है इसमें 35 तक जा सकते हैं, पर लास्ट सेंसस में जो विषय हमसे पूछे गए थे उनकी संख्या बेटा कितनी थी, 29 थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा, जनगणना कराता कौन है? अगर मैं सेंसस की आपसे बात करूं तो सेंसस को कौन कराता है? जब भी हम लोग जनगणना की बात करते हैं, जनगणना या सेंसस, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है संघ सरकार की। किसकी? संघ सरकार की। ये काम किसका है? संघ सरकार। जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये यूनियन गवर्नमेंट इसको कराती है। ये क्यों कराती है सर? ये इसलिए कराती है क्योंकि जब भी आप लोग देखेंगे भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जहां बेसिकली आप लोग देखते हैं कि कार्यों के बंटवारे की बात की गई है, कार्य विभाजन की बात की गई है। और इस आर्टिकल 246 के साथ में आपने शेड्यूल 7 को भी देखा होगा, अनुसूची 7 को देखा होगा। अनुसूची 7 में लिस्ट दी गई है। कितनी लिस्ट है सर? 3 लिस्ट। एक आपको देखने को मिल जाती है यूनियन लिस्ट, एक हमको देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट, और एक हमको देखने को मिल जाती है कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्टों का मतलब बेटा क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं इनकी संख्या 100 है,
राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है और कनकरेंट में विषयों की संख्या 52 है। ये विषय क्या है? विषय मतलब इनके काम, कि किसको क्या काम करने हैं। संघ सूची मतलब संघ सरकार यहाँ पे काम करेगी। राज्य सूची मतलब राज्य सरकार यहाँ पे काम करेगी। जब भी मैं आपसे संघ सूची की बात करता हूं तो इस संघ सूची में 69वें नंबर का जो विषय है, ये 69वें नंबर के विषय को आप लोग कहते हैं सेंसस, जनगणना, और ये संघ सरकार का काम है। संघ सरकार का काम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो मिनिस्ट्री अगर कोई पूछेगा तो मिनिस्ट्री में आप लोग बता देंगे होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है। और जनगणना आयुक्त की हम लोग नियुक्ति करते हैं। जनगणना आयुक्त इस पूरी सेंसस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या सारा का सारा काम वही करते हैं? क्या नहीं, वो एक तरीके से देखा जाए तो सर्विलांस करते हैं, निगरानी रखते हैं। बाकी पूरी मशीनरी स्टेट्स के द्वारा उनको प्रोवाइड कराई जाती है, राज्य के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। डेमोग्राफी क्या है? एक साइंस है, एक शाखा है आप लोग कह सकते हैं विज्ञान की, जहां ह्यूमन स्टैटिक्स का अध्ययन किया जाता है। ये जो स्टैटिक्स है, जो डेटा है, ये किससे मिलता है? सेंसस से मिलता है, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं। जनगणना कराता कौन है? ये केंद्र सरकार कराती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। आर्टिकल रेफरेंस की कोई बात करेगा 246। और संघ सूची में 100 विषयों में से 69वें नंबर का जो काम है, ये 69वें नंबर का काम संघ सरकार का दायित्व है कि आपको ये सेंसस करानी है। अब ये सेंसस कराने की अधिकारिता संघ सरकार को कौन देता है? कौन देता है बेटा? सेंसस, हमने एक एक्ट बनाया, सेंसस एक्ट, जिसे आप लोग कहते हैं जनगणना अधिनियम। अब जो जनगणना अधिनियम है, ये जनगणना अधिनियम कब का है सर? ये 1948 का है, 1948 का सेंसस एक्ट है। इसके आधार पर हर 10 साल में, एवरी जो 10 ईयर है, इसमें भारत की सेंसस एक बार कराई जाएगी, जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि लोगों के बारे में हमको पता चल सके, उनके अनुपात के बारे में पता चल सके। उस आधार पर बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, योजनाएं बना पाते हैं और डेवलपमेंट बेहतर कर पाते हैं। तो एक तरीके से मानव संसाधन का अध्ययन करने के लिए जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है और ये सरकार के द्वारा कराया जाता है। इसका जो एक्ट है ये कब का है? 1948 का है, 1948 का। अब मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, जो 2027 में जनगणना होने वाली है, इसको लेकर क्या सवाल हमारे माइंड में चल रहे हैं। देखो, हमारी जो सेंसस है, ये सेंसस ये 2027 में होगी, 2027 में होगी। 2027 में होने वाली जो जनगणना है, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये भारत की इंडिया की 16वीं जनगणना है। और अगर आपसे कोई बात करेगा स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना हमको देखने को मिल जाती है ना? 8वीं जनगणना देखने को मिलेगी। पहले आपके पास स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, इस बार कौन सी? 8वीं है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 21st ऑफ जो सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी, इसकी कौन सी जनगणना है, इसकी हम बता देंगे कि जो 21वीं शताब्दी की जो जनगणना है, इसमें दूसरी सेंसस आ जाएगी, है ना? सॉरी, 2001 फिर 2011, नहीं बेटा, ये आएगी आपके पास 21वीं सेंचुरी की ये तीसरी जनगणना है। थर्ड सेंसस हमको देखने को मिल जाती है, तीसरी जनगणना। तो भारत की 16वीं है, स्वतंत्र भारत की 8वीं है और 21वीं शताब्दी की तीसरी जनगणना है, ध्यान रखिएगा। ये जनगणना 2 चरणों में होगी, है ना? इसको कितने चरण में किया जाएगा? इसको चरण यहाँ पर 2 फेज रखे गए, 2 फेज क्यों रखे गए? क्योंकि पहला जो फेज है, इस पहले फेज में हमको संपत्ति की जनगणना करनी है, संपत्ति को काउंट करना है, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इन सबको काउंट करना है। और दूसरा जो फेज होगा, उस सेकंड फेज में हम जो लोग हैं, पीपल हैं, जनता है, इस जनता से संबंधित सवाल पूछेंगे कि वो क्या है, इस तरीके से। तो 2 फेज में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक विशेष प्रावधान है, इसमें एक विशेष प्रावधान है। और विशेष प्रावधान ये है कि जितने भी हमारे बर्फीली एरिया हैं, हिली एरिया है, इन हिली एरिया में जो सेंसस है, ये सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी, सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी। जो पहला फेज शुरू होगा, जिसमें संपत्ति या प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया जाएगा, उसी तरीके से जो हिली एरिया है, यहां पर भी हमारी सेंसस को शुरू कर देंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में चल रहा है कि क्या यहां पर कास्ट सेंसस होगी? यस, सरकार ने बोला है कि जो कास्ट सेंसस है,
इस कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा। जाति जो जनगणना है, इस जाति जनगणना को कंडक्ट कराया जाएगा। उनसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो उन सवालों के जवाब दे देंगे। अब इनको सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये जो सेंसस है स्पेशल इसलिए है बेटा, स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पेपरलेस सेंसस होगा। ये पेपर, इसमें पूरा काम पेपरलेस होगा। यहाँ पे हम लोग AI टूल का यूज़ करेंगे और मॉडर्न जो टेक्निक हो सकती है, मॉडर्न टेक्निक का काम करेंगे। हालांकि 2011 की जो जनगणना थी, उस जनगणना में भी हमने टैबलेट के द्वारा जनगणना को कंडक्ट कराया था, लेकिन फिर भी पेपर वर्क हो रहा था। शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये पूरे तरीके से पेपरलेस जनगणना आपकी होगी। क्या कास्ट सेंसस 2011 में हुई थी? हाँ, 2011 में भी हमने सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी, सोशल इकोनॉमिक सेंसस कराया था, लेकिन इसके आंकड़े हमने पब्लिश नहीं किए थे। ठीक है, पब्लिश नहीं किए थे। तो इस बार भी सरकार पब्लिश करेगी या नहीं करेगी नहीं पता। तो 2 चरणों में होगी। और ये विशेष क्या है, आप इसको भी प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं ये डेटा आपको थोड़ा बता देता हूं, जिसमें डेट वगैरह सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, आप इसको समझे। देखो, जनगणना 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में देखा जाए तो सबसे पहला चरण होगा अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 के बीच में। लगभग आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां राज्य यूटी अपनी सुविधा से सटीक तिथि तय कर सकेंगे। मतलब जितने दिन उनको करना हो, जब उनको कराना हो, तय कर सकते हैं। 30 दिन के आसपास ये काम कर दीजिए। इसमें क्या करेगा, हाउस लिस्टिंग और हाउस कंडीशन, मतलब घरों को यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा कि भाई आपके जो घर हैं आप इनको लिस्ट कर दीजिए। घरों की गणना भी यहाँ पे कर लेते हैं। अन्य गतिविधियां क्या होंगी, घरों की लिस्टिंग, बुनियादी सुविधाओं, गैस, पानी, शौचालय, आवास स्थिति आदि का डेटा। देखो, ये डेटा क्यों चाहिए? ये डेटा क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार को जब भी गरीबी की परिभाषा तय करनी होगी, गरीबी की परिभाषा, कितने लोग गरीबी रेखा में आते हैं या नहीं आते, वो इसके आधार पर गरीबी को एकदम से खत्म कर देंगे, एकदम से। दूसरा चरण, आबादी की गिनती। फरवरी 2027 से इसकी शुरुआत की जाएगी। पूरे भारत के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027, 1 मार्च 2027 यहां पर इसको रेफरेंस डेट मान के चल रहे हैं। विशेष मामले, बर्फीले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उच्च हिमाच्छादित इलाके, लद्दाख, यहाँ जो गिनती है सितंबर 2026 से। तो यहाँ पे रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से समझाता हूँ। देखो, 2 चरणों में हो रहे हैं। सबसे पहले हाउसिंग की लिस्टिंग की जाएगी, घरों को लिस्ट किया जाएगा, बेसिक सुविधाओं को लिस्ट किया जाएगा। ये आपका अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में कर लेना है। 30 दिन के अंदर में जब राज्य सरकार को जैसे करना हो वो लिस्ट कर सकते हैं, इनकी जानकारी दे सकते हैं। दूसरा चरण क्या है, आबादी की गिनती। पॉपुलेशन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और पॉपुलेशन जो काउंट है ये फरवरी 2027 से। पूरे भारत के लिए रेफरेंस डेट क्या मानेंगे, 1 मार्च 2027। लेकिन जो बर्फीले क्षेत्र हैं इनके लिए सितंबर 2026 और रेफरेंस डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2026 मानी जाएगी। 2 चरणों में इसकी जनगणना की शुरुआत हो रही है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर 2027 की जनगणना में डिजिटल ट्रांजिशन पर नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, कौन कौन सी, जैसे पेपरलेस जनगणना, मोबाइल ऐप यूज करेंगे, पोर्टल आधारित डेटा एंट्री होगी, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होगा, AI आधारित टूल, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ICR से हस्तलिखित डेटा होगा। ICR तकनीक से जो हाथ से लिखा जाएगा ये डेटा सीधा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ICR तकनीक का यूज करेंगे। एरर मिनिमाइजिंग सिस्टम, प्री कोडेड ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, GPS टैगिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मतलब एरर कम हो इसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। GPS टैगिंग भी की जाएगी आपके घर और आपकी ध्यान रखना। सेल्फ इन्यूमरेशन महत्वपूर्ण प्रीलिम्स पॉइंट के तौर पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 नवंबर 2025 तक पायलट में लोगों को स्वयं गणना करने की अनुमति दी गई है। 1 से लेकर 7 नवंबर 2025 तक आप खुद से अपनी गणना यहाँ पे कर सकते थे। यह भारत की डिजिटल जनगणना का मॉडल अहम हिस्सा है। आप स्वयं से अपनी जानकारी दे सकते थे 1 से लेकर 7 नवंबर 2025 के बीच में, और आप बता सकते थे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती। तो जनगणना 2027 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जाति आधारित डेटा को लेकर सरकार ने क्या बोला है कि जाति की गिनती 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के फैसले के अनुसार होगी। उत्तरदाता अपनी जानकारी विश्वास के अनुसार उत्तर देंगे। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल, राज्यों के SC BC OBC सर्वे से मिली सीख को भी शामिल किया जाएगा। मतलब जाति आधारित जनगणना होगी,
लेकिन जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको अपनी जानकारी खुद से देनी है, इस बात को ध्यान रखना। अपने भरोसे पे दीजिए और उसी को शामिल किया जाएगा। अब ये पब्लिश होगा या नहीं होगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो जनगणना 2027 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब जरा मैं आपसे कुछ फैक्टों के बारे में बात करता हूँ, कुछ थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। देखो, अगर सेंसस को लेकर देखा जाए, मतलब जनगणना की हम शुरुआत की बात करें तो प्राचीन काल में तो आपको पता है कि ग्रीक और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य ने इन सब के बारे में इंपॉर्टेंस बताई, एक सेंसस बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में 1872 में पहली अस्थायी जनगणना की गई थी, अस्थायी, टेम्परेरी। और इसको टेम्परेरी क्यों माना गया? क्योंकि कुछ मेजर सिटीज को शामिल किया गया था। मेजर जो सिटीज हैं सिर्फ इन्हीं को शामिल किया गया था। तो अस्थायी जनगणना कब हुई? 1872 में। आपसे कोई पूछेगा कि पहली जनगणना, जो पहली जनगणना है, ये पहली जनगणना हमको देखने को मिल जाती है फर्स्ट सेंसस 1881 में। 1881 में पहली जनगणना होती है और इस समय भारत के जो गवर्नर होते हैं वो रिपन होते हैं और जो हमारे सेंसस अधिकारी हैं ये डब्ल्यू प्लाडेन थे। तो डब्ल्यू प्लाडेन को पहले जनगणना अधिकारी के तौर पे माना जाता है और इन्होंने भारत की पहली सेंसस की पहली जनगणना को कंडक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद नियमित हर 10 साल में जनगणना हमारी कंडक्ट हो रही है या सेंसस को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक। 1948 में 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया। क्या बना बेटा? जनगणना अधिनियम 1948 में बना और इसके आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है सेंसस कंडक्ट कराने का। आजाद भारत की पहली जनगणना, अगर आपसे कोई बात करता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो बेटा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। उसके बाद 1961, फिर आप लोग देखेंगे 1971, 1981, फिर हमारा 1991, 2001 और इसी आधार पर 2011 ये अभी तक जनगणना हुई। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड के कारण उसको आगे बढ़ा दिया गया और अब ये सेंसस आपकी कब हो रही है? 2027 में हो रही है। तो 2027 की जो सेंसस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको बदली हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब आंकड़े मिलेंगे उन आंकड़ों के आधार पर ही तो आप कोई काम कर पाओगे। कौन गरीबी रेखा के नीचे है, किसकी आबादी कितनी है, सीटों का बंटवारा कैसे करना है, कितने जिले होंगे, कितनी जो प्रशासनिक इकाइयां होंगी, सब कुछ ये किससे पता चलेगा? सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसस है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना लास्ट सेंसस हुई थी, ध्यान रखना। 2011 में हमारे पास लास्ट सेंसस हुई है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बहुत सारे फैक्ट जो आपसे पूछे जाते थे, अब तो 2027 की जनगणना आने वाली है तो उसी से संबंधित सवाल हमसे पूछे जाएंगे और हम उनको जैसे ही डेटा आपके सामने आएगा आपको बता देंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक आबादी, जिलों की संख्या, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, उनको रिवाइज करने की नीड नहीं है क्योंकि एक बार पढ़ाए तो दोबारा क्यों पढ़े। लेकिन अगली जब सेंसस के डेटा आएगा तो अपना काम बढ़ जाएगा। उससे पहले अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए है, आपने बताना है कि जो 10 की जनगणना है, इस 10 की जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्लीज बताइए। ठीक है, तो आप बताना डिकेडल जो सेंसस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और एक सवाल आप लोगों के लिए है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आपको देना है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो हमारा 2026 का बैच है टारगेट प्रीलिम्स, 2027 के लिए प्रतिज्ञा बैच है फाउंडेशन, मात्र 10,000 में आपको मिल रहा है। 2028 के लिए एक बैच है जो कि 28,999 रुपये में मिल रहा है। आप इन बैचेस में एनरोल करें, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करें हमारे साथ। लेक्चर कैसा लगा है इसके बारे में आपकी जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।